हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जब से पीएम केयर्स फंड बना है तब से इस पे काफ़ी विरोध हो रहे हैं, काफ़ी इस पे चर्चाएं चल रही हैं। लगातार बोला जा रहा है कि इसमें फर्जीवाड़ा होगा, इसका कोई ऑडिट नहीं होगा, कै के पास रिपोर्ट नहीं मिलेगा, कै रिपोर्ट नहीं देगी पब्लिक को। तो मतलब बहुत सारी चर्चाएं इस पे हो रही हैं। इसे ब्लेम किया जा रहा है कि ये गलत है, सही नहीं है। जब ऑलरेडी एक नेशनल रिलीफ फंड है पीएम का, तो फिर इसे क्यों बनाया गया? वो गवर्नमेंटेड था, उसमें विपक्षी पार्टी के नेता भी थे, इसमें केवल अपने ही लोग हैं। तो काफ़ी इस पे चर्चाएं चल रही हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इसको विरोध हो रहे हैं। तो इसी पे आज हम एक डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या सच में ये गलत है, क्या सच में इसका कोई ऑडिट नहीं होगा और पैसा गवर्नमेंट खा जाएगी, उस नेता लोग खा जाएंगे। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे, या कुछ इसमें रियलिटी भी है कि कुछ ये जेन्युइन भी है। तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले फ्रेंड्स। इसलिए देख रहे हैं क्या है, पहले हमारा टॉपिक क्या है, अपडेट ऑन पीएम केयर्स फंड लॉकडाउन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इशू। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप पीएम केयर्स फंड तो हो ही गया, तो इसमें देख रहे हैं क्या है, पीएम केयर्स फंड वर्सेस पीएम एनआरएफ, यानी कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड। और फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा है फ्रेंड्स, इस पर काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि आज क्या हुआ है, ट्रम्प की धमकी के बाद हमारी भारत सरकार ने क्या किया है, वो निर्यात से उसको हटा दिया, प्रतिबंध को, यानी निर्यात अब होगा। ठीक है, और फिर लॉकडाउन को कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 जून तक लॉकडाउन खुलने वाला है। तो क्या ये सब बातें सही है कि झूठ है, तो इसी पर हम चर्चाएं करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं पीएम केयर्स फंड और पीएम एनआरएफ, यानी कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड की फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड से ही फ्रेंड। पहले उसका छोटा हम व्यू आपको दे देंगे, फिर बाद में चर्चा करेंगे कि पीएम केयर्स फंड और पीएम नेशनल रिलीफ फंड में इतना विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं पीएम एनआरएफ के बारे में, पीएम नेशनल रिलीफ फंड के बारे में क्या होता है। तो ये आप लोग को मालूम होगा, ये आप लोग भी देखे होंगे, ये जो डेटा है, क्योंकि आप जब जाएंगे पीएम एनआरएफ सर्च करेंगे गूगल पे, तो अपने आप आ जाएगा pmnrf.gov.in। वहाँ से आप पूरा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि कब कितना सरकार को पैसा मिला और कितना उसमें से खर्च हुए हैं। ठीक है, तो ये 2009-10 से लेकर के 2018-19 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो 2009 में लगभग 180 करोड़ के आसपास मिला हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने करोड़ यहाँ पे खर्च हुए। 180 करोड़ के आसपास मिला था और खर्च हुआ है लगभग 150 करोड़। ठीक है, 2010-11 में जितना मिला उससे अधिक खर्च हुआ है। केवल यही एक ऐसा साल है जिसमें क्या हुआ, आय से अधिक खर्च हुआ 2010-11 में। अब बात करें 2018-19 में, तो इसमें लगभग आपको मिला 780 करोड़। ठीक है, हमारे देश को मिला 780 करोड़ रुपए पब्लिक से जो फंड होता है। और उसमें खर्च कितना हुआ है, मात्र 200 करोड़ के आसपास, 220 कह सकते, 210 कह सकते हैं, यानी कि लगभग 600 करोड़ बच जाता है। इसी को लेकर के पब्लिक काफ़ी परेशान है कि जब इतना फंड ऑलरेडी बचा हुआ है, तो फिर नए फंड की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्यों गवर्नमेंट पैसा मांग रही है पब्लिक से। और अगर मान लीजिए पैसा मांग भी रही है, तो क्यों इसी में नहीं मांग रही है, क्यों दूसरे फंड की ज़रूरत पड़ी, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों गवर्नमेंट कुछ साफ़ नहीं बता रही है, क्यों उसके लिए गैजेटेड नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहा है कि इसमें कौन कौन लोग हैं, मेंबर कौन नहीं है। जो कि कुछ जगह तो वायरल हो गया कौन कौन मेंबर है, लेकिन गैजेटेड कुछ नहीं है, ऑफिशियली कुछ भी अभी तक उस पर रिलीज़ नहीं हुआ है। उसमें बहुत सारी शंकाएँ हैं फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि पहले पीएम जो नेशनल रिलीफ फंड है, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है, इसका थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। ये तो आप देख ले कितना आय और कितना व्यय है, यानी कितना मिला कितना खर्च हुआ है, हर साल का एक रिकॉर्ड है। ठीक है, 2018-19 तक है, 2019-20 का अभी इसमें नहीं है, बाद में साइट पे अपडेट होगा। फिर 2020-21 तो अभी चल ही रहा, अभी स्टार्ट हुआ है 4-6 दिन पहले, अभी मान लीजिए 7 तारीख यानी 6 दिन पहले स्टार्ट हुआ 2020-21 एंड 2019-20 वाला भी अभी फंड बचा ही होगा पूरा, क्योंकि आप रेशियो देख ही रहे हैं कि 25% भी नहीं खर्च हुआ, 20% भी नहीं खर्च हुआ है, तो इसका भी रेशियो आप जान सकते हैं बचा ही होगा। ठीक है, न्यूज़ में तो आएगा, आप लोग जान ही रहे हैं। अब बाकी कुछ और डिटेल देख लेते हैं कि इसमें क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आखिर है क्या चीज़, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम जान लेते हैं, फिर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है, केवल जनता के अनुदान से बना है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती, यानी केवल जनता इसमें डोनेट करती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष व्यक्तियों, संगठनों, संस्थानों, ट्रस्ट तथा कंपनियों के स्वैच्छिक अनुदान योगदान स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को दिए गए सभी अनुदान योगदान आयकर की धारा 80G के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी प्राकृतिक आपदा हुआ, दंगा हुआ, इन सब के लिए उसका क्या है, हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। यानी कि कोई बीमारी हो जाती है तो भी। तो जो प्रेजेंट में चल रहा है फ्रेंड्स, जो कोरोना वायरस का इफेक्ट, ये क्या है, आप जान रहे हैं कि ये बीमारी भी कह सकते हैं, एक प्राकृतिक आपदा भी कह सकते हैं, दोनों के अंदर में आ जा रहा है। इसीलिए इसका सबसे अधिक विरोध हो रहा है कि जब ये ऑलरेडी मेंशन है इसमें कि सारे फंड जब यहीं से हम दिए जाएंगे या यही कलेक्ट किए जाएंगे, तो फिर नया क्यों बनाया गया। ठीक है, अब इसका क्या है, योगदान भीम ऐप, यूपीआई, वीपीए, PMNRF सेंट्रल बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा भारतीय स्टेट बैंकों के नेट बैंकिंग से अनुदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का पैन नंबर
637Q है, आगे कुछ भी डिजिट है, ठीक है। तो यानी कि सारा डिटेल जब यहाँ पे गिवन है, यानी कि ये क्या है, पूरा ओपन है, एक आम जनता इसको चेक कर सकता है, आम पब्लिक कर सकती है। लेकिन जो ये नया बन गया है, इस पर काफ़ी सारी मतलब संशय बने हुए हैं, ठीक है। तो अब इस पर चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पहले लॉकडाउन का, कि लॉकडाउन क्या 3 तारीख को ही खुलेगा और क्यों ये लॉकडाउन सक्सेस नहीं हुआ, पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो बता दें 21 दिन का लॉकडाउन था, जो साइंटिफिकली प्रूवन था, 21 दिन में हो सकता था अगर 100% वर्क इस पर हुआ होता तो। पर यहाँ क्या हुआ फ्रेंड्स, कुछ गवर्नमेंट से चूक हुई और कुछ पब्लिक से चूक हुई, ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, दिन भर मीडिया लगी हुई है पिछले काफ़ी दिनों से, केवल किस पे लगी हुई है, मरकज जमात पे। तो फ्रेंड्स मरकज जमात वालों ने गलती किया है, ठीक है, 100% गलती किया, हम मानते हैं। बट गलती में इसमें गवर्नमेंट का भी तो हाथ है। आखिर जब हमारे एयरपोर्ट बंद थे तो 16 देशों के विदेशी नागरिक कैसे हमारे देश में आ गए, बिना जांच के कैसे वो अंदर घुसे? अगर वो आ भी गए तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली पुलिस है वो परमिशन कैसे दे दी? और अगर परमिशन दे भी दी तो फिर वो महज वहाँ निजामुद्दीन जो थाना है वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है, वो क्यों नहीं देखे उसके बाद कि माहौल यहाँ बिगड़ रहा है या कोई मरीज है, या फिर मान लीजिए कि लॉकडाउन जब बाद में लगा, मान लीजिए जो पहले उन लोगों का प्रोग्राम था 13 से 15 तक प्रोग्राम था, जो बाद में हुआ तो क्यों उन्हें भगाए नहीं, क्यों पुलिस वाले नहीं भगाए? और उसके बाद भी क्या हुआ, वो जब व्हीकल पास मांगे तो भी पुलिस मना कर दी, क्यों नहीं दी? तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। अगर वो गलत है, मरकज वाले सही है, पर इसमें गवर्नमेंट की भी तो चूक हुई है। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया कि उन्हें भगाया टाइम से, क्यों पहले नहीं किया? और क्यों एयरपोर्ट पर नहीं चाहिए? जब एयरपोर्ट बंद हो चुके तो कैसे वो लोग आगे? सोचने वाली बात है, 16 देशों के नागरिक आए हैं, किसी एक दो के नहीं, तो कैसे आ गए? तो बहुत भारी चूक हुई है फ्रेंड्स इसमें। अब गवर्नमेंट की चूक सबसे अधिक है कि मरकज वाले की चूक है, जिसकी भी चूक है। अब इस पर हम केवल दिन भर चर्चा करते रहे, रात भर चर्चा करते रहे तो इससे हमें फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें आगे बढ़ना होगा। जिसकी गलती हुई है, जो गलती किया है उसे सज़ा मिलना चाहिए, ना कि ऐसे केवल दिन भर बहस करते रहे, मरकज वाले ये कर दिए वो कर दिए। अब देख रहे एक गलती हुई तो उसकी वजह से मीडिया वाले कितना अफवाहें फैला रहे हैं, रोज़ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। हमारा देश एक क्या है, आप जानते हैं, लोकतांत्रिक देश है, इसके साथ साथ एक क्या धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ सभी का सम्मान बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि काफ़ी गलत है, ठीक है। तो ये सब काफ़ी चूक है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद कुछ लोग पार्टी मना रहे हैं इधर उधर, कहीं बर्थडे पार्टी हो रहा है, कहीं कहीं और कोई पार्टी हो रहा, लोग जश्न मना रहे हैं, तो ऐसे हो जा रहा। फिर अब देखिए 22 मार्च का क्या हुआ था, जब जनता कर्फ्यू लगा था तो 5 बजे लोग क्या हुआ, बाहर निकल गए। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप घर के बालकनी में खड़े होकर, घर के अंदर खड़े होकर कहीं भी ताली थाली बजा सकते हैं, पर लोग पब्लिकली क्या करें, जुलूस निकाल दिए। तो वहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लॉकडाउन फेल हुआ है। और फिर क्या हुआ है, अभी 5 तारीख को फिर वही हाल हो गया। प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा था घर के अंदर से खड़े होकर लाइट वगैरह जलाना, टॉर्च वगैरह जलाना, दिया वगैरह, तो फिर यहाँ भी जुलूस निकाल दिए, बाहर निकल गए, काफ़ी जगह आग भी लग गई इसके वजह से। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जी कुछ और कहते हैं, हमारे देश की जनता कुछ और सुन लेती है, कुछ और समझ लेती है। जबकि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश इतना आगे नहीं, इतना जागरूक नहीं है, शिक्षित लोग कम है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा अपील करते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारी जनता इतनी जागरूक नहीं, हम जो कहेंगे उसका उल्टा ही होगा, और वही हो रहा है बार बार। जैसा कि 22 मार्च को बोले घर के अंदर से करने के लिए, लोग बाहर निकल गए, फिर 5 अप्रैल को यही हाल हुआ। और फिर कुछ लोग तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो 5 अप्रैल को जो हुआ है तो इसमें क्या लोग गोली की फायरिंग भी किए हैं, यहाँ तक जो लीडर है खुद वो किए हैं। कुछ लोग जुलूस निकाले, मसाल जुलूस, गो कोरोना होगा, तो ऐसे तो कोरोना तो मरेगा नहीं। तो फ्रेंड्स काफ़ी गलतियाँ हुई, जिनको देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि अभी लॉकडाउन फेल हो चुका है, इसलिए अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लॉकडाउन आगे बढ़ाना पड़ेगा। कुछ स्टेट में चर्चाएं हो भी रही हैं, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में बोल दिया गया है कि अब मुश्किल है कि लॉकडाउन खुल जाए, क्योंकि रीज़न ये रखा गया कंडीशन कि अगर एक भी मरीज़ बच जाता है तो लॉकडाउन आगे बढ़ जाएगा, नहीं बचता है तो फिर लॉकडाउन ओपन होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक भी मरीज़ ना बचे, यानी कि लॉकडाउन 100% बढ़ने वाला है, ठीक है। तो पूरे देश में मैं बता दूं फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट के लिए ये लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ सकता है, पर अगर ये लोग 100% वर्क किए सही से तो लॉकडाउन 2 जून तक नॉर्मली चलेगा, यानी 3 जून को ओपन हो गया। सच्चाई है फ्रेंड्स, क्यों सच्चाई है, क्योंकि अभी 49 दिन की ज़रूरत है, ठीक है। अगर 49 दिन बंद रहता है तभी कुछ हो पाए, क्योंकि 21 दिन वाला तो फेल हो गया। अगर 21 दिन की तरह 49 दिन में फेल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी भी एयरपोर्ट चल रहे हैं, अभी भी बस चल रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। स्पेशल सर्विस चलिए बंद नहीं हुई है, तो ये गलत है। एयरपोर्ट भी बंद होनी चाहिए पूरी तरीके से, बस भी बंद होनी चाहिए। मानता हूँ कि क्या होगा, इकोनॉमी आपकी डाउन हो जाएगी, पर फ्रेंड्स इकोनॉमी से बढ़ के देश की जनता है, उनकी जानें हैं, ठीक है। आप देख रहे हो लॉकडाउन थोड़ा और भी नुकसान हो रहे हैं कि जैसे जो गरीब जनता है उन तक भोजन नहीं मिल पा रहा है, वो लोग भूख के कारण मर जा रहे हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को, प्रशासन को ख्याल रखना चाहिए और उनकी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, उनकी भोजन व्यवस्था करानी चाहिए। और आम पब्लिक का भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर अगल बगल कोई भूखा है तो उन्हें खाना दे। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखते हुए यह कन्फर्म है कि 2 जून तक लॉकडाउन जाने वाला है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा केयरफुल हुई तो। अगर केयरफुल नहीं हुई तो उसके आगे लॉकडाउन भी बढ़ सकता है और भारत में मौतों की संख्या भी बढ़ सकती है। लेकिन प्रेजेंट में ये पहली बार जो है 30 अप्रैल तक जाएगा, 14 अप्रैल
तक ख़त्म नहीं होगा, 15 अप्रैल को ओपन नहीं होने वाला है। अभी 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाएगा कुछ दिन के लिए, अभी बताया नहीं जाएगा कि 3 जून को ओपन होगा, लेकिन फिर से आगे कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इतना लंबा अगर अभी बता देंगे तो पब्लिक घबरा जाएगी। लेकिन जाने वाला है 2 जून तक ही, अभी ये लोग बोलेंगे 30 अप्रैल तक, लेकिन जाएगा फाइनली 2 जून तक। भले 2 बार में जाए, 3 बार में जाए, पर 2 जून तक ये जाने वाला है, लगभग श्योर है। ठीक है, तो ये 3 जून को ही ओपन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का कितना बवाल मचा हुआ, कि क्यों मचा इतना बवाल, कि जब ट्रम्प की धमकी के बाद मोदी ने क्यों दे दिया। तो फ्रेंड्स, दे चाहे न दे, मैं इससे पहले ये बता दूं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है, ये जो है कोरोना वायरस के लिए काफ़ी घातक है, नुकसानदायक है, फ़ायदेमंद नहीं। काफ़ी रिसर्च में साबित हो चुका है। अमेरिका के भी एक डॉक्टर ने बताया था, जिसे मीडिया रिपोर्ट में नहीं आने दिए हमारे ट्रम्प जी, और वही देश हमारे देश में भी हो रहा है, भारत में भी। यहाँ पर भी काफ़ी रिसर्च सामने आए हैं कि ये जो केवल मलेरिया की दवा है, ठीक है, मलेरिया डायरेक्टली वायरस नहीं है, और कोरोना वायरस डायरेक्टली एक वायरस है। ठीक है, तो ये मलेरिया के लिए केवल है। और इसमें क्या होता है, कोरोना वायरस में जब दवा यूज़ हो रहा है तो पेशेंट को और उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि भारत में जो मौतें हुई हैं, इन्हीं दवाओं की वजह से हुई हैं। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, जो एड्स की दवा है, पैरासीटामॉल, इन सब की दवा की वजह से ये मौत बढ़ जा रहा है इंडिया में। अगर ये दवा न दे तो नॉर्मली आदमी को क्या करे, अगर आइसोलेट कर दे तो ठीक हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसका इलाज नहीं मिला है। कोई इसका, आप जानते हैं कि कोई इसका अभी कह सकते हैं टीकाकरण नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, आप जान रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे बचने के लिए केवल एक ही उपाय आइसोलेशन है, क्योंकि ये प्रमाणित हो चुका है। और अभी ये जो दवा डिस्कशन चल रहा है इतना फालतू का, इसका कोई मतलब नहीं, इससे नुकसान नहीं होगा। जैसे इंडिया में नुकसान झेल रहे हैं, वैसे अमेरिका वाले भी झेलेंगे। इसको लेके आप लोग टेंशन में ना रहें। इसका रियलिटी आप खुद यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इतना ही दवा कारगर होता तो आप बताइए, इतनी सारे विश्व में फैला हुआ है पूरे देशों में, वो लोग क्यों नहीं ऐसा कोई दवा यूज़ किया। उनको सोचना चाहिए ना, वो पहले कर लेते हैं। हमारी इंडिया साइंस इतनी आगे नहीं जितना विदेश वाले हैं। आप लोग जानते हैं इंडिया बहुत पीछे साइंस के मामले में, ठीक है, क्योंकि यहाँ अभी भी अंधविश्वास जिंदा है, आप लोग जानते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, जब वो लोग नहीं कर पाए तो आप कैसे सोच सकते हैं हमारे इंडिया में ये सब पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो दवा है ये नुकसान ज़्यादा करेगा, फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं करेगा, ऐसा डॉक्टर्स ने बोला है। आप यूट्यूब वगैरह आप सर्च कर सकते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स की इस पर रिसर्च सामने आ जाएगी, जो कि मीडिया दिखा नहीं रही है, गवर्नमेंट भी छिपा रही है। ठीक है, जिससे देश का नुकसान ही होने वाला है, फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब इससे कुछ लोग मुझे किसी पार्टी से जोड़ देंगे तो मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, पर रियलिटी है ये दवा नुकसानदायक है। इस पर फालतू डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स डिजिटल में, कि ये जो पीएम केयर्स फंड है और जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड एनआरएफ है, इन दोनों के बीच में क्या चक्कर है, अब डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। ठीक है, तो पहला सवाल सबसे यही लोग कर रहे हैं कि पीएम जो मोदी सरकार है, वो मोदी सरकार के पीएम केयर्स में क्या गड़बड़ झाला है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में घोषणा की पीएम केयर्स की, और अब एक हफ्ते के भीतर ही इस योजना पर सवाल उठने लगे। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा एक घोषणा की गई पीएम केयर्स नाम के फंड की, फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। और अब इस पीएम केयर्स पर सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पीएम एनआरएफ मौजूद था, उस समय एक नए फंड की जरूरत क्यों पड़ी। साथ ही साथ ये भी आरोप है कि नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित पीएम केयर्स पारदर्शी नहीं है। ऐसा आप लोग खुद देख रहे होंगे फ्रेंड्स, काफ़ी चर्चा चली सोशल मीडिया वगैरह हर जगह चल रही है। लेकिन लोग हैं, कंपनियां हैं, लोग दान किए जा रहे हैं, दान दिए जा रहे हैं। 25 करोड़ रुपए देने का वादा करने वाले अक्षय कुमार से लेकर 300 करोड़ रुपए देने वाली कंपनी ओएनजीसी तक पीएम केयर्स में, सब पीएम केयर्स में दान किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ना है तो थोड़ी दरियादिली दिखानी होगी, इसलिए पीएम मोदी के नए नवेले फंड में दान देना जरूरी है। सवाल क्या और क्यों उठ रहे हैं ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहला सवाल तो हमने बता ही दिया, वो ये कि जब पीएम रिलीफ फंड पहले से मौजूद था तब पीएम केयर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। लोग बात तो कर रहे थे, तभी कांग्रेस नेता शशि थरूर सामने, उन्होंने ट्विटर पर कहा कि पीएम केयर्स फंड ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं है। अगर इतनी ज़रूरत थी तो पहले से चल रहे पीएम रिलीफ फंड का नाम ही बदल देते। शशि थरूर ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को इस बात की सफाई देनी चाहिए। शशि थरूर के साथ ही रामचंद्र गुहा का भी नंबर है, जानते हैं, बहुत बड़े ये हिस्टोरियन, आपको मालूम होगा। ठीक है, ये यूपीएससी के बुक्स वगैरह लिखते हैं हिस्ट्री का। कहा कि पीएम केयर्स इस समय व्यक्ति विशेष के प्रचार सरीखा लग रहा है। रामचंद्र गुहा ने भी इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए। ठीक है, तो रामचंद्र गुहा फ्रेंड्स पॉलिटिशियन नहीं, एक बहुत बड़े बताए तो ये इतिहासकार है। अगर ये बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई इनके भी बात में होगी, क्योंकि यूपीएससी के बुक्स लिखते हैं और ये बुक पढ़ के लोग पास होते हैं, आईएएस बनते हैं। आप खुद सोच सकते हैं क्या कहा उन्होंने। कहा कि पीएम केयर्स में कोई पारदर्शिता नहीं है, साथ ही पीएम केयर्स में जितने पैसे आएंगे उन पैसों का खर्च कैसे और कितना किया जाएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। यानी कि जो क्या होता है गवर्नमेंटेड फंड अभी तक था, उसका क्या होता है, जो अभी जो हमारा कैग है वो उसका ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है, पब्लिक देख सकती है कहाँ कितना खर्च हो गया। जैसे कि आप लोग देख ही लिए अभी
कि कहाँ किस साल कितना खर्च हुआ है। इसके साथ ही एक और बड़ी बात कही जा रही है, पीएम केयर्स में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री ट्रस्ट के सदस्यों में शामिल है, ऐसा ब्यौरा दिया गया। लेकिन ट्रस्ट के सदस्यों में शामिल है लिखते समय ये नहीं साफ किया गया कि इन चार व्यक्तियों के अलावा ट्रस्ट के बाकी सदस्य कौन कौन है। पीएम केयर्स के बारे में आधिकारिक रूप से कोई गैजेट नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया गया जिसमें ये सभी जानकारी मौजूद है। यानी कि अभी तक क्या था कि जो गवर्नमेंट है उसमें क्या है कि विपक्षी दल के भी नेता शामिल होते हैं सदस्य में, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ी कोई घोटाला होने के चांसेस नहीं रहते हैं। पर यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री इसके क्या है अध्यक्ष हैं, बाकी वित्त मंत्री हुए, रक्षा मंत्री हुए और गृह मंत्री हुए, 3 लोग सदस्य हैं। बाकी 4 के अलावा अभी किसी सदस्य का नाम नहीं आया है। ठीक है, तो अब अगर आगे बढ़ें तो फिर क्या है, पीएमएनआरएफ में 2019 के खत्म होने तक 3800 करोड़ रुपए मौजूद थे। सोच लीजिए, जो मैं अभी बोला हूँ वहाँ पे ये आंकड़े प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किस किस मद में कितने पैसे खर्च हुए इसका ब्यौरा मौजूद है। लेकिन पीएम केयर्स को कितना दान मिला और किसने दिया इसकी घोषणा भरी है। इस पैसे का हिसाब यानी पीएम केयर्स का हिसाब वेबसाइट पर कहीं मौजूद नहीं है। पत्रकार रह चुके आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने लोगों की घोषणाओं से पीएम केयर्स में होने वाले चंदे की गिनती की है। मतलब जितने लोगों ने जितना पैसा देने का दावा किया उसको जोड़ जाड़ कर हिसाब लगाया और पता लगा कि अब तक पीएम केयर्स में 7800 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा किए जा चुके हैं। ध्यान रहे कि अभी तक इसमें उन पैसों का हिसाब जोड़ा ही नहीं गया जो लोगों ने बिना जाहिर किया है, बिना किसी को बताया कि पीएम केयर्स में जमा किया, यानी जो आम लोग हैं। ये केवल बड़े लोगों का है जो मीडिया में भी छाया है। और ये कब तक का रिपोर्ट है फ्रेंड्स, ये 4 अप्रैल तक का रिपोर्ट है। अभी आज 7 अप्रैल चल रहा है, सोच सकते हैं अभी हमारे ख्याल से ये क्या हुआ है, 1000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। आप सोच सकते हैं कि कितना करोड़ इसमें गया। ठीक है, सॉरी 1000 करोड़ मैं बोल रहा हूँ, 78 करोड़, यहाँ पे 10,000 करोड़ से ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। और फिर क्या हुआ है, अभी आपको मालूम वर्ल्ड बैंक से $1 खरब मिला है। तो आप सोच सकते हैं कितना पैसा इसे मिल चुका है, पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फंडिंग टैक्स फ्री, प्रधानमंत्री राहत कोष में जो भी चंदा दिया जाता था उस पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगता था। पीएम केयर्स में शुरुआत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले पीएम केयर्स में चंदा देने पर इनकम टैक्स में 50% की छूट मिल सकती थी। 27 मार्च को पीएम केयर्स में इनकम टैक्स की 80G5 के तहत टैक्स से छूट का सर्टिफिकेट भी दिया गया था। यानी पीएम केयर्स में दान कीजिए, आपको इनकम टैक्स में 50% छूट। अब इसके आगे बढ़िए, 27 मार्च को पीएम केयर्स को जारी इनकम टैक्स में 50% की छूट का सर्टिफिकेट। 4 दिन बाद 31 मार्च 2020 का दिन, वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन, संसद का सत्र खत्म, देश में लॉकडाउन चल रहा था। सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। इस ऑर्डिनेंस से आईटी एक्ट में बदलाव किए गए और पीएम केयर्स देखते ही देखते प्रधानमंत्री राहत कोष के बराबर आ गया। पीएम केयर्स में अगर आप पैसे देते हैं तो पूरी तरह से इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। 31 मार्च को सरकार की ओर से आईटी एक्ट में किया गया बदलाव, जिसके बाद इनकम टैक्स में पूरी तरह से छूट मिल सकती है। अब सोच सकते हैं पहले क्या था, 50% आपको टैक्स देना है, फिर बाद में पूरी तरह से छूट कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, जब 27 मार्च को पीएम केयर्स में आईटी 80G5 के तहत छूट का सर्टिफिकेट दे दिए गए थे, तो 4 दिन बाद आईटी एक्ट में बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी संसद की सहमति के बिना। आखिर क्यों ये सब किया जा रहा है, बार बार बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, विदेशी फंडिंग के नाम पर भी खेल। जी यहाँ फ्रेंड्स में जानते हैं एक स्विफ्ट कोड होता है जो कि वहाँ पे यूज़ होता है जब कोई विदेश से आदान प्रदान करता है। जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरा भी विदेश से पैसा आता है। ठीक है, तो मुझे स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ी थी एक बार। ठीक है, तो ऐसे होता है किसी भी यूट्यूबर को एक बार स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ये हम लोग यूट्यूब है वो गूगल के अंडर में, गूगल क्या है कैलिफोर्निया में, तो वहाँ से पैसा आता है, तो स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ भी वही खेल है फ्रेंड्स। जिस समय पीएम केयर्स की घोषणा हुई उस समय प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर इसके खाते का पूरा ब्यौरा दे दिया गया ताकि लोग पेमेंट कर सके। इसमें खाता नंबर, बैंक खाते का आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड दिया गया। अब जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें बता देना चाहिए। बात ये कि स्विफ्ट कोड उसी लेन देन में इस्तेमाल में लिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। मतलब कोई भारत के बाहर से आपके खाते में पैसा डालना चाहे उसके लिए स्विफ्ट कोड, यानी पीएम केयर्स को शुरू करते ही विदेशों से फंडिंग का रास्ता भी खोला गया। पहले पीएम केयर्स के खाते की जानकारी में स्विफ्ट कोड भी नहीं था और ये कोई आकलन नहीं है। विदेशों में मौजूद भारत के 130 उच्चायोगों से बाकायदा ऐसा कहा गया था। नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2020 को तमाम उच्चायोगों में भारत के राजनयिकों से बात की, कोरोना और लॉकडाउन को लेकर बातचीत की और फिर उच्चायोगों से कहा कि वे पीएम केयर्स का प्रचार करें ताकि विदेश से भी पैसे आ सकें। फिर हुआ स्विफ्ट कोड गायब और कहा गया कि खाते की डिटेल देंगे, लेकिन ये खबर ज़्यादा फैलती इसके पहले प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर मौजूद पीएम केयर्स के डोनेशन विंडो में से स्विफ्ट कोड हटा दिया गया और एक संदेश डाल दिया गया कि विदेशों से चंदे के लेन देन के लिए हम 2 से 3 दिनों के भीतर खाते का डिटेल देंगे। ये खबर लिखे जाने तक ये जानकारी फ्लैश हो चुकी थी कि अब पीएम केयर्स में विदेशों से भी चंदा दे सकते हैं। अब सोच लीजिए फ्रेंड्स, विदेशों से भी ये लोग चंदा ले रहे हैं स्विफ्ट कोड के माध्यम से, बट इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। औचक तरीके से लिए
जा रहे और पलटे जा रहे फैसलों के बाद लोग पीएम केयर्स को संदेह की नीयत से देख रहे हैं। आरोप ये भी है कि कैग की ऑडिट के दायरे में पीएम केयर्स नहीं, जैसे मैं बोला ना उसका कैग की ऑडिट रिपोर्ट में आ जाता है, पर ये नहीं आने वाला, इसलिए लोग इस पर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। पीएम केयर्स के कामकाज और पूरे हिसाब किताब को लेकर अभी तक एक बार भी सरकार या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। साकेत गोखले समेत कई आरटीआई कार्यकर्ता अर्जी लगाकर जवाब मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं हमने भी सरकार से सवाल पूछे। केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय वित्त सचिव और केंद्रीय विदेश सचिव को हमने ईमेल किया। ईमेल में सवाल थे और बताया कि जनता द्वारा फंडेड एक स्कीम पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार की सफाई चाहिए। क्या थे हमारे सवाल? तो फ्रेंड्स ये पीडीएफ में यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। पहले मैं पीडीएफ बनाया था, फिर इसका वो किया तो उसका स्क्रीनशॉट अलग है, वो मैं यहाँ पे नहीं दे पाया। सवाल यही है फ्रेंड्स कि मतलब इसकी जानकारी चाहिए, कौन कौन सदस्य और क्यों बाकी सदस्यों को नहीं रखे गए, तो यही सब सवाल थे फ्रेंड्स इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लॉकडाउन कब तक चलने वाला है, क्यों चलने वाला है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के पीछे का इशू क्या है। तो सारी बातें क्लियर हो गई फ्रेंड्स, बस आपसे इतना ही कहना था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से शेयर करें, ताकि सभी लोग इसके पीछे सच्चाई जान सकें कि लॉकडाउन कब तक चलने वाला है, पीएम केयर्स फंड के पीछे क्या बवाल चल रहा है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के पीछे क्या बवाल चल रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।